नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस के बड़े ऐलानों की, एनडीए से दूर हुई एक और पार्टी की, बात करेंगे बीजेपी विधायक की पार्टी को चुनौती की, मुसीबत में फंसे पीएम मोदी की, जानेंगे चुनाव से पहले क्यों सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर मचा हंगामा, और बुलेटिन के आखिरी में बात रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका, अली अशरफ फातमी ने पार्टी से दिया इस्तीफा, आरजेडी में हो सकते हैं शामिल। हरियाणा में सीएम नायब सैनी के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार, महिपाल, ढांडा, कमल गुप्ता सहित 8 विधायकों ने ली शपथ। एनसीपी शरद पवार नाम से चुनाव लड़ेगा शरद गुट, सुप्रीम कोर्ट ने चिन्ह तुरही को दी मान्यता, चुनाव आयोग से कहा दूसरे को ना दे ये चिन्ह। और शेयर बाजार में गिरावट, 736 अंकों की गिरावट के साथ 72,012 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 238 अंकों की गिरावट के साथ 21,817 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने जनता को 5 बड़ी गारंटियां दी हैं और अब कांग्रेस की इन गारंटियों पर पार्टी की सबसे बड़ी संस्था ने मोहर भी लगा दी है। तो क्या कांग्रेस की गारंटियों में है खास? देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक दलों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। सभी पार्टियों के चुनाव अभियान तेजी से जारी है। इसी कड़ी में 19 मार्च को दिल्ली स्थित कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की। इस बैठक में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर चर्चा हुई। बैठक की जानकारी साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा, आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के घोषणा पत्र पर बातचीत हुई। कांग्रेस का घोषणा पत्र 1926 से ही देश के राजनीतिक इतिहास में विश्वास और प्रतिबद्धता का दस्तावेज माना जाता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हमने न्याय के 5 स्तंभों की बात की, जिनकी स्थापना हमारे देश को मजबूती देगी। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय। इन 5 न्याय स्तंभों के तहत कांग्रेस पार्टी ने कुल 25 गारंटियां दी हैं, जो देश को बीजेपी के अन्याय काल से मुक्ति दिलाएंगी। आने वाले चुनावों में जनता मोदी सरकार की घोषणाओं को नकार देगी, क्योंकि देश अब बदलाव चाहता है। हमें एकजुट होकर अपने घोषणा पत्र को देश के हर घर तक पहुंचाना है और जनता को न्याय दिलाना है। कांग्रेस की गारंटियों से बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है और परेशानी को बीजेपी के सहयोगी दलों ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आरएलजेपी के मुखिया पशुपति पारस ने अचानक ही मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। तो क्यों दिया पारस ने इस्तीफा और इसका बीजेपी को होगा कितना ज्यादा नुकसान? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में सियासी पारा हाई है। एनडीए गठबंधन में बड़ी फूट पड़ गई है। बीते दिन बिहार में एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर मुहर लगाई गई, जिसके तहत बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, चिराग को 5 और मांझी कुशवाहा को 1-1 सीट मिली। और पार्टी ने पशुपति पारस को किनारे लगा दिया। उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई। पशुपति पारस ही नहीं, मुकेश सहनी की पार्टी भी खाली हाथ रही, जिसके बाद एनडीए में बगावत छिड़ गई है। आरएलजेपी के नेता पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस को पहले से ही एहसास हो गया था कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है और उन्होंने पहले ही दल बदलने को लेकर संकेत भी दे दिए थे। इस्तीफे के बाद मीडिया से बात करते हुए पशुपति ने कहा कि एनडीए ने मेरे साथ नाइंसाफी की, अब मैं तय करूंगा कि जाना कहां है। आपको बता दें, पशुपति आरजेडी के साथ संपर्क में बताए जा रहे हैं, जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिन में वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो वहीं मुकेश सहनी की नाराजगी भी पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है, जिसके चलते वो भी नाराज बताए जा रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि सहनी जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को हालांकि एनडीए ने 1 सीट दे दी है, लेकिन उपेंद्र की मांग 3 सीटों की थी और उनकी मांग पूरी नहीं होने को लेकर हाईकमान से उनकी नाराजगी भी जाहिर है। ऐसे में गठबंधन में सीट बंटवारा हो जाने के बावजूद बिहार में एनडीए की स्थिति बेहद कमजोर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सीट बंटवारे के मुद्दे से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी बीजेपी के कंधों पर डाल दी है। ऐसे में नुकसान बीजेपी का ही होता हुआ नजर आ रहा है।
जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और भी मजबूत होता जा रहा है। बिहार में एक और सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ गया तो पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में पार्टी के अंदर से ही चुनौतियां मिलना शुरू हो गई हैं। बीजेपी विधायक ने पार्टी से बगावत कर दी है और इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात बीजेपी में बगावत हो गई है। सावली से बीजेपी विधायक केतन ईमानदार ने इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनावों में बड़ोदरा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद रंजनबेन भट्ट को टिकट दिया था और इनकी टिकट का ऐलान होते ही पार्टी की लड़ाई सड़क पर आ गई है। रंजनबेन भट्ट को अमित शाह का करीबी माना जाता है, लेकिन उनकी टिकट ने राज्य बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। बीजेपी विधायक केतन ईमानदार ने रात 2:30 बजे अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। केतन के इस्तीफे का कारण कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में लिए जाना बताया जा रहा है। बीजेपी गुजरात में कांग्रेस में तोड़फोड़ की कोशिश में जुटी हुई है। पिछले दिनों सावली के कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप राहुल जी बीजेपी में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव में केतन ने राहुल जी को ही हराया था और अब राहुल जी को लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके बाद बीजेपी विधायक नाराज हो गए। बीजेपी संगठन में भी कई लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि बड़ोदरा सीट अब बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल हो गई है। केतन ईमानदार के इस्तीफे के बाद बीजेपी हाईकमान दबाव में दिखाई दे रहा है और दावा किया जा रहा है कि रंजनबेन भट्ट का टिकट काटा भी जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये गुजरात में मोदी और शाह की कमजोरी को ही उजागर करेगा, क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि गुजरात के लिए बीजेपी हाईकमान जो फैसला कर लेता है उसका विरोध राज्य बीजेपी नहीं कर पाती है। लेकिन इस बार हालात बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का भी संकेत दे रहे हैं कि राज्य में बीजेपी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। गुजरात बीजेपी में हुई बगावत से साफ हो गया है कि बीजेपी बहुत बड़े संकट में फंसी हुई है और अब तो पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचार और पीएम नरेंद्र मोदी भी संकट में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें चुनाव आयोग को मिल रही हैं। ऐसे में पीएम पर चुनाव आयोग सख्त एक्शन ले सकता है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी माहौल छाया हुआ है। आचार संहिता लागू है, लेकिन फिलहाल सत्ताधारी भाजपा के अंदर आचार संहिता या चुनाव आयोग का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के चुनाव अभियान का केंद्र बिंदु पीएम मोदी है और विपक्ष ने पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है। सबसे पहले शिकायत तो कांग्रेस ने धन के आधार पर सांप्रदायिक सद्भावना को खराब करने के आरोप में दर्ज कराई है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संबोधन में बुरी शक्तियों के खिलाफ जंग की बात की थी, जिस पर बीजेपी ने विवाद छेड़ दिया। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी ने राहुल के बयान के अलग मायने निकालकर उसे धर्म से जोड़ दिया है और उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा टीएमसी नेताओं ने भी पीएम मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर 2 और शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। पहले तो टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलनाडु में लोकसभा सीट चिलकलूरिपेट में चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था, जबकि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी पार्टी को सरकारी संपत्ति के इस्तेमाल पर रोक है। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने पीएम मोदी पर भारत सरकार की योजनाओं के नाम पर भाजपा का प्रचार करने का आरोप लगाते हुए आयोग को कंप्लेंट लेटर लिखा है। डेरेक ने लिखा है कि मोदी की ओर से 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का व्हाट्सएप मैसेज देशवासियों के पास पहुंचा है। एक के बाद एक इन शिकायतों पर चर्चाएं तेज है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग कोई सख्त कदम उठाएगा। आपको बता दें कि इसके पहले भी इसी तरह की शिकायतों के चलते चुनाव आयोग ने बाल ठाकरे के वोट डालने और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया था। और अगर चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के खिलाफ भी अगर ऐसा ही सख्त कदम उठाया तो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चुनाव आयोग के पाले में गेंद है कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में वो क्या फैसला सुनाता है। वैसे चुनाव से पहले सबसे ज्यादा सवाल तो ईवीएम पर उठ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की मुंबई रैली में ईवीएम को लेकर चिंता जताई गई थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर ईवीएम को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी, लेकिन चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा गरमाने लगा है। पहले से ही ईवीएम को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई थी और इसी कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया। वकीलों ने ईवीएम मुक्त भारत अभियान नाम का बैनर हाथों में लेकर प्रदर्शन किया।
इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, उदित राज और वकील महमूद प्राचा भी शामिल हुए। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि चुनाव आयोग ईवीएम पर शेर और शायरी करने की जगह निष्पक्षता से चुनाव करवाने पर ध्यान दे। उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि आपके सामने पिटीशन है, उस पिटीशन में इस बात को तय कर दीजिए कि निष्पक्षता से माननीय चुनाव आयोग काम करे। ईवीएम पर शेर शायरी करने के बजाय वे पूरे ईमानदारी के साथ निष्पक्षता से चुनाव की तैयारी कराएं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर ईवीएम पर सवाल उठाकर मोदी सरकार पर हमला बोला था। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बिना ईवीएम के नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि हमें ईवीएम मशीन दिखाओ, तो उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि राजा की आत्मा तो ईवीएम में बसती है। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने रविवार को कहा, हम ईवीएम का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में हेरफेर के खिलाफ है। उन्होंने कहा, वोटिंग सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की जानी चाहिए, ताकि वोटिंग सिस्टम पर मतदाताओं के संदेह दूर हो जाएं और भरोसा बहाल हो सके। ईवीएम का विरोध बढ़ता ही जा रहा है तो चुनाव आयोग भी ईवीएम पर अड़ा हुआ है। न विपक्ष के नेताओं की सुन रहा है और न ही इसके खिलाफ उठ रही आवाजों को। वैसे विरोध की आवाजें तो चुनाव से ठीक पहले लागू किए गए सीएए को लेकर भी उठ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश भर से सीएए के खिलाफ दाखिल 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर जवाब तलब किया है। 3 सप्ताह में केंद्र को जवाब देना है। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए, जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का समय मांगा था। हालांकि अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 3 हफ्ते का समय दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। वहीं याचिकाकर्ताओं में से एक की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र को समय दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीएए को 4 साल हो गए हैं, अगर एक बार लोगों को नागरिकता मिल गई तो फिर वापस करना मुश्किल होगा। इसके बाद ये याचिकाएं निष्प्रभावी हो जाएंगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये नोटिफिकेशन इंतजार कर सकता है, हम समय का विरोध नहीं कर रहे हैं। 4 साल बाद ऐसी क्या अर्जेंसी है। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने अदालत से नोटिफिकेशन पर रोक लगाए जाने की मांग की। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले से जारी आदेश के मुताबिक असम के मामलों की सुनवाई अलग से की जाएगी। याचिकाकर्ताओं में से एक वकील ने कहा कि 6B4 कहता है कि सीएए असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पूरी तरह से बाहर हैं। वहीं सीजेआई ने कहा कि पूरा राज्य बाहर नहीं है, बल्कि वो हिस्से जो 6वीं अनुसूची में शामिल है, सिर्फ वही इससे बाहर है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा तो शुरू से ही है। और बुलेटिन के आखिरी में बात रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त बयान की। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है, जिसके बाद रामदेव और पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को अब अदालत में पेश होना पड़ेगा। तो क्या है पूरा मामला, क्यों पतंजलि पर लटक रही है सुप्रीम कोर्ट की तलवार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक गई है। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में लंबे वक्त से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और मंगलवार को मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संस्था के विज्ञापन प्रकाशित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने रामदेव को नोटिस जारी कर पूछा कि कोर्ट की अवमानना के तहत मुकदमा क्यों न चलाया जाए। दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया था, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसे लेकर कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई है। पिछले साल कोर्ट ने कंपनी को विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। नवंबर महीने में ही कोर्ट ने पतंजलि से कहा था कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो जांच के बाद कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जस्टिस हेमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने
कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए अदालत के नोटिसों का जवाब दाखिल नहीं करने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रामदेव पर वैक्सीनेशन अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगाया गया है। आईएमए के आरोप है कि पतंजलि ने अपने विज्ञापनों में ब्लड प्रेशर, मधुमेह, बुखार, मिर्गी और ल्यूपस जैसी बीमारियों का इलाज करने का दावा किया था। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।